सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू लर्न विद पवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री का नेशनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन चैप्टर। ठीक है, तो आज आपके हाल कैसे होने वाले हिस्ट्री पढ़ते टाइम। ठीक है, तो एकदम तैयार होकर बैठ जाइए एक वॉर लड़ने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि इंडिया में नेशनलिज्म आया कैसे। ठीक है, अब इंडिया में नेशनलिज्म आया कैसे, आपको पता है ब्रिटिश इंडिया ने हमें अपना जो है गुलाम बना लिया था, रूल करने लग गए थे हम पे। तो वहां से जो है उसको ओवरकम करने के लिए अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है अब तो गुलाम बनते जा रहे हैं। ठीक है, पहले उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं, मगर धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता गया तो उनको समझ आने लग गया कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं इनके। तो इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलाइजेशन इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हमारी जो मॉडर्न नेशनलाइजेशन है वो किससे कनेक्टेड है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म वही होता है कि जब कोई किसी कंट्री के ऊपर आके रूल करने लग जाए तो उसको हम कॉलोनिज्म बोलते हैं। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। तो अब लोगों को जो है अपनी यूनिटी देखने लग गई कि हम जब कॉलोनिज्म के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको दिखने लगा कि यहाँ पे हमारी यूनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। द सेंस ऑफ बीइंग अपोज्ड oppressed under colonialism provided a shared bond between the tied many different groups together। अब जो है ऑपरेशन मतलब जो उन्होंने दबा के रखा था ब्रिटिश ने इंडिया को अपने अंडर, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो ग्रुप थे उनके बीच में एक शेयर्ड बॉन्ड देखने को मिला हमें, जो अलग अलग ग्रुप के साथ टाइड हो चुका था हमारा। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। मतलब अब कॉलोनिज्म का अर्थ जो है, ठीक है, कॉलोनिज्म का इफेक्ट जो है हर किसी पे अलग अलग तरीके से देखने को मिला। अमीर पे अलग उसका इफेक्ट हुआ, ठीक है, गुलाम बनाने का, गरीब पे उसका अलग इफेक्ट हुआ। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। और उनका जो फ्रीडम की इच्छा थी, आजादी की इच्छा थी, वो सबके लिए अलग अलग थी। अमीर के लिए आजादी क्या थी कि उसको टैक्स कम देना पड़े, ठीक है, वो व्यापार अच्छे से कर पाए, ठीक है, उसके व्यापार में कोई रोक टोक ना हो। और गरीब के लिए क्या जो थी फ्रीडम थी कि हमें दो वक्त की रोटी आराम से मिल जाए, हम किसी गुलाम बन के रहे। तो हर कैटेगरी के लिए जो फ्रीडम की वैल्यू थी वो अलग अलग थी। तो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट बाय द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अब महात्मा गांधी के अंडर कांग्रेस ने इन सभी ग्रुप्स को एक साथ लाने की कोशिश की एक मूवमेंट के साथ, मगर जो यूनिटी जो है इमर्ज नहीं हो पाई बिना कॉन्फ्लिक्ट थी। कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में होते ही रहते थे, ठीक है, मतभेद थे उनके बीच में। क्यों? क्योंकि अब एक चीज जो चाहेगा अमीर, चाहेगा नहीं अमीर, चाहेगा नहीं गरीब जो है उसको जितना अमीर हो जाए, और गरीब क्या चाहता है कि अमीर जो है उसका जितना गरीब हो जाए। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इन द इयर्स आफ्टर 1919 द नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप। अब 1919 आते आते जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो धीरे धीरे हर एरिया में फैलने लग गया था। ठीक है, अभी 1919 से पहले क्या हो रहा था, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू गुड ऑफ स्ट्रगल। अब स्ट्रगल के नए नए तरीके निकालने लगे थे लोग कि हम कैसे ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल लड़ सकते हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी इस टाइम पे 1916 1915 से लेके हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक। इसकी वजह से क्या हो गया, अब आपको पता है कहीं भी युद्ध होगा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, ठीक है, पैसों की कमी होती है और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी दिक्कतें आती हैं। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब उन लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके डिफेंस पे खर्चा ज्यादा आएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो कैसे लिया उनने वॉर के लिए, लड़ाई के लिए लोन लिए लोगों से, दूसरी कंट्रीज से, और उसको चुकाने का उन्होंने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज लगा दी, ठीक है, और इनकम टैक्स को लाए थे यहाँ पे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इनके टाइम पे हुआ था। थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। 1913 से लेकर 1918 तक बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम हार्डशिप आ गई थी। क्यों? क्योंकि इन्हें प्राइस जो है बहुत ज्यादा डबल कर दिए थे एकदम, जिसकी वजह से कॉमन पीपल जो थे, आम आदमी जो थे, गरीब लोग, उनको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस वजह से। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब ब्रिटिश क्या करने लग गए, ठीक है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो, उनने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया हमारी तरफ से लड़ रहा है बाकी कंट्रीज के खिलाफ। ठीक है, इंडिया को तो पता भी नहीं था कि हम जो है उनके खिलाफ से लड़ रहे हैं, मगर फिर भी ब्रिटिश ने क्योंकि गुलाम बना रखा था तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिया जो है हमारी तरफ से लड़ेगा अदर कंट्रीज के साथ। तो अब क्या करने लगे इस वजह से, अब ब्रिटिश के बाद जो अपनी आर्मी में कमी पड़ रही थी लोगों की, तो इन्हें क्या करा कि इंडियंस को जबरदस्ती रिक्रूट करने लग गए थे अपनी आर्मी में, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा पैदा हो रहा था। In 1918, 19 and 2021, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. अब 1918 और 1919 और 2021 में क्रॉप फेल हो गई थी बहुत सारे इंडिया के पार्ट में, जिसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हो गया था बहुत जगह पे। ठीक है, इट वॉज अकम्पनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा जो है एक आपदा आ गई थी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। जो हमारा सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 1921 में, उससे हमें क्या पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग पेरिश हो गए थे, मर गए थे फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से। ठीक है, ये 12 से 13 जो मिलियन की अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है जो फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से मर गए थे। फेमाइन होती है हमारी भुखमरी, और एपिडेमिक जो आपदा आ गई थी वहाँ पे। ठीक है,
लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनकी जो हार्डशिप है वो जल्दी खत्म होगी जैसे युद्ध खत्म होगा, मगर ये हुआ नहीं। ठीक है, ये युद्ध और लंबा चलता गया था। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस टाइम पे लोगों के लिए एक नया रोल मॉडल निकल के आया, नया वसीह निकल के आया, जो उनको लगा कि हमारे स्ट्रगल के खिलाफ हमें जीत दिला सकता है ये। वो कौन था? वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया जो यहाँ से लोगों के पास निकल के आया। सत्याग्रह मीन्स अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। सत्याग्रह का मतलब क्या है? कि एक शांतिपूर्ण तरीके से किसी चीज के खिलाफ विद्रोह करना, मास एजिटेशन में मतलब बहुत सारे लोग वहां पे जुड़ जाएं और वह शांतिपूर्ण तरीके से उसका विद्रोह करें। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। मतलब सत्याग्रह का आइडिया ही, इसका मेन जो है, मेन प्रिंसिपल ही है कि हम सत्य की पावर को जाने, ट्रुथ की पावर को जाने और सत्य की तलाश में निकले। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical forces was not necessary to fight for oppressor. सत्याग्रह का ये मानना था कि अगर जो है, जो हम जिस कॉज की वजह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, जो कारण है, अगर वो सच है, तो हमारा स्ट्रगल जो है, अगर हमारा स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तो हमें फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें हाथापाई करने की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर के खिलाफ लड़ने के लिए जो हमें दबा रहा है। असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही जो होता है वो अपनी लड़ाई नॉन वायलेंस के थ्रू, अहिंसा के थ्रू भी जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइज ऑफ द ऑपरेसर। और इसको कैसे जीत सकते हैं हम? जो ऑपरेसर की कंसाइज को, उसका जो घमंड है, उसको तोड़ के भी हम इस चीज को जीत सकते हैं। ठीक है, उसके अहंकार को तोड़ के। पीपल हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, लोगों को हमें ये दिखाना होगा, लोगों को हमें सच दिखाना होगा, जिससे वो खुद से इस सच को जाने, इस बजाय इसके कि हम जो जबरदस्ती उनको सच से कबूल कराएं और वायलेंस का यूज करके उनको ये सब चीज फोर्सली जो है एक्सेप्ट कराएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। ठीक है, इस स्ट्रगल अगर हम करेंगे सत्याग्रह के खिलाफ के साथ, तो हमारा जो सच है वो अल्टीमेटली ट्रायम्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जीत में कन्वर्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी को लगता था कि जो धर्म है, ठीक है, ये जो बात है नॉन वायलेंस की, ये सभी इंडियंस को यूनाइट कर देगी। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब जैसे कि आपको पता है, महात्मा गांधी जी 1915 से साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका वो अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अब लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह जो है वहाँ पे एक मूवमेंट चलाया था ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के खिलाफ, उनको खत्म करने के लिए। तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल रहा था। तो अब लोगों को जब पता चला कि एक इंडियन जब अपने प्रिंसिपल से साउथ अफ्रीका में चीजें खत्म करवा सकता है, तो वो तो इंडिया में जरूर वो चीज खत्म करवा ही सकता है। ठीक है, जैसे ही वो आए तो उनके लिए एक तरीके से आइडल बन चुके थे, बिल्कुल वो मसीहा बन चुके थे कि हाँ, अब ये हमारी उम्मीद की किरण जागी है। In 1916, he traveled to Champaran, Bihar, to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. अब जब वो इंडिया आए, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो उनने पहले गांधी जी को बोला कि सबसे पहले तुम पूरे जो है इंडिया का टूर करो, वहाँ पे देखो कि लोग की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले 1916 में वो चंपारण, जो बिहार में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ट्रैवल करा और उनने देखा कि जो पीजेंट है, वहाँ के किसान है, उनको क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों जो है वो प्लांटेशन सिस्टम क्या अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब 16 में चंपारण बिहार गए, 17 में वो खेड़ा गुजरात के अंदर गए और वहां पे देखा कि जो क्रॉप फेलियर हुआ था उसके खिलाफ जो है किसान बैठे हुए थे, सरकार से मांग कर रहे थे, तो उनका सपोर्ट करने के लिए खेड़ा गुजरात में 1917 में गए महात्मा गांधी। ठीक है, अब जब क्रॉप फेलियर हो चुका था, तो अब किसान बोल रहे थे कि हम हमारी जो फसल ही जो है बर्बाद हो चुकी है, तो हम आपको टैक्स कहाँ से देंगे। मगर ब्रिटिश मानने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश ने बोला हमारी फसल हो गई बर्बाद, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जहां से मर्जी अपने टैक्स दो, हमें अपनी आर्मी को टैक्स देना है, अपनी आर्मी में पैसा लगाना है। ठीक है, in 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize सत्याग्रह movement amongst cotton mill workers. 1917 में खेड़ा गुजरात में जाने के बाद 1918 में अहमदाबाद गए। ठीक है, एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने कॉटन मिल वर्कर के खिलाफ। कॉटन मिल वर्कर में जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, वहां पे उनको बहुत ही कम पैसों में बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, जिसकी वजह से लोग परेशान हो चुके थे बिल्कुल। ठीक है, अब एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, ये लॉन्च किया था सिडनी रॉलेट करके एक आदमी था, ब्रिटिश आदमी था, इसने लॉन्च करा था रॉलेट एक्ट। इन 1919, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम एक नेशन वाइड, अभी तक ये जो भी इतने मूवमेंट हो रहे थे, ये छोटे एरिया में हो रहे थे। अब गांधी ने डिसाइड करा कि ये छोटे छोटे जब इनके मूवमेंट सक्सेसफुल हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब हम एक नेशन वाइड जो है सत्याग्रह करते हैं, जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द एक्ट डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। अब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ब्रिटिश की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, जो संविधान सभा थी ब्रिटिश की, इसने एक्ट पास कर दिया था। उनको पता था कि इंडियन मेंबर जो है इसका अपोज कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्हें इस एक्ट को पास कर दिया था। The act gave the enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. अब इस वक्त में था क्या? इसमें था कि आप किसी भी आदमी को बिना कोर्ट का ट्रायल लिए उसको जेल के अंदर डाल सकते हो 2 साल के लिए। ठीक है, जैसे अगर किसी आदमी ने कोई कांड कर दिया, ठीक है, सबसे पहले उसका ट्रायल होता है, कोर्ट ले जाना पड़ता है उसको। कोर्ट जो भी सजा सुनाएगा
वो सजा हमको पुलिस को पहले माननी पड़ेगी। मगर इन्हें क्या करा कि हाँ तूने क्राइम करा है, किसी को भी रास्ते से पकड़ लिया, बिना कोई ट्रायल नहीं किया, उसको सीधा जेल में डाल दिया। अगर उसका गुना तो पहले साबित हो, नहीं, सीधा पकड़ के जेल के अंदर डाल देना है 2 साल के लिए। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हम जो एक नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस जो है इसके खिलाफ लड़े, ठीक है, बिना हिंसा की, अहिंसा की तरह रॉयल लॉज के खिलाफ लड़ाई लड़े। और जो स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल को हमने हड़ताल स्टार्ट कर दी थी इसके खिलाफ। तो अब 6 अप्रैल को हड़ताल ऑर्गेनाइज करी हमने, तो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने क्या बोल दिया कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनके ऊपर अटैक कर दो तुम सीधा। अब महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था कि हम सब जो है कहाँ पे इकट्ठा होंगे, अमृतसर में इकट्ठा होंगे, ठीक है, जलियांवाला बाग एक जगह अमृतसर में, वहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो लोकल लीडर को वहां से उठाया गया और अमृतसर में बुलाया गया। मगर महात्मा गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। क्योंकि अगर महात्मा गांधी दिल्ली में एंटर कर लेते, जो एक मेन हब था उस टाइम इंडिया का, तो शायद हम आज़ादी मिल जाती हमें शायद। मगर गांधी जी को वहां से एंटर करने से बैन कर दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड वॉयलेंस। अब जो हमारे लीडर्स थे वो पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ, ठीक है, किसी के ऊपर ने अटैक नहीं किया था, शांतिपूर्ण तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मगर ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि इनके खिलाफ तुम ओपन फायर कर दो, ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया गया, ठीक है, जो जितने एग्जिट गेट थे उनको बंद करा दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ओपन फायर करा दिया गया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जनरल डायर ने इसकी कमांड ली, ठीक है। मार्शल लॉ क्या होता है कि बिना देखे किसी भी अंदर फायरिंग कर दो, ये इन्हें इम्पोज कर दिया। जो उस टाइम पे जनरल था, जनरल डायर उसका नाम था। सबसे जो है क्रूर जो अटैक माना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत से लोग इसमें जाने गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज में देख भी रहे हो कि ब्रिटिश आर्मी ने कैसे कितने लोगों पे एक साथ ओपन फायरिंग कर दी है। और उससे बचने के चक्कर में लोगों ने इस कुएं में छलांग लगा दी थी, ठीक है। गोलियों के निशान दीवारों पे आज भी वहां पे पाए जाते हैं, जो फायरिंग करी थी उनने। जितने भी छोटे बच्चे थे वो इस कुएं के अंदर कूद गए कि हाँ चलो कुएं में कूद के जो है हम बच तो जाएंगे। मगर भीड़ में इतनी हड़बड़ी हुई वहां पे कि उनके जो है पैर फिसले, इतने सारे लोग कुएं में कूद गए, इतना सफोकेशन हो गया था वहां पे कि उन सब की जान चली गई थी। ऑन 13 अप्रैल लार्ज क्राउडेड गैदर इन द अनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल को हमने हड़ताल स्टार्ट की और 13 अप्रैल को ये वहाँ पे इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। डायर उस एरिया में एंटर करता है और उसने सारे जो एक्सेस पॉइंट थे उनको ब्लॉक करा दिया। ओपन फायर का जो ऑर्डर दे दिया गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसका जो है क्या चाहता था, ये चाहता था कि एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करे सत्याग्रह के दिमाग में, एक डर की भावना पैदा करते, ठीक है, कि वो आगे ऐसा करने से हमसे डरे और हिम्मत ही न करे आगे ऐसा करने की। तो अब गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्ड किया इसके ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। अब लोगों को डराने के लिए जो है सरकार ने मूवमेंट चलाया। अब ये गांधी जी ने देखा कि इतने लोग की जाने गई, वायलेंस में तब्दील हो रही है हमारा पूरा मूवमेंट, तो इनने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया, बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। एज द रॉलेट सत्याग्रह वाज लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स, महात्मा गांधी फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था वो कुछ ही जो है कुछ ही शहरों में, कुछ ही गाँव में, कुछ ही कस्बों में सिमट कर रह गया था। तो महात्मा गांधी जी को ऐसा फील हुआ कि हमें इससे भी बड़ा एक कोई सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करना होगा, ठीक है, जो पूरे इंडिया में फैले। He was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. तो अब गांधी जी को पता था कि कोई भी ऐसा मूवमेंट पूरे इंडिया में नहीं लॉन्च किया जा सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम को हम एक साथ ना ले आए साथ। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो इनमें से एक तरीका उनको दिखा पास लाने का, वो था उसमें से खिलाफत इशू। अब खिलाफत इशू था क्या? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। ऑटोमन तुर्की एम्पायर का साम्राज्य था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ ऑटोमन एम्पायर की हार के साथ। द ऑटोमन एम्पायर वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। अब जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था वो स्पिरिचुअल हेड माना जाता है, धार्मिक हेड माना जाता है किसका? इस्लामिक दुनिया का, ठीक है, जिसको हम खलीफा बोलते हैं। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 बाय अली ब्रदर्स। अब खलीफत की टेम्पोरल पावर को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी, जो बनी थी बॉम्बे में मार्च 1919 को, ठीक है। इसको बनाया किसने था? अली ब्रदर्स ने। ये दोनों अली भाई थे आपस में, ठीक है, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अभी डिस्कस करने लग गए क्या कि हम जो है कैसे जो है अपनी पावर्स को दोबारा से रिस्टोर कर पाए। तो अब गांधी जी ने क्या सोचा कि हम जो है अगर इस खिलाफत कमेटी के साथ जुड़ जाएं तो हिंदू और मुस्लिम साथ में आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हिंदू में सप्रेस हो रहे हैं ब्रिटिश से, मुस्लिम में सप्रेस हो चुके हैं। तो इन्होंने सोचा कि अभी इनके अंदर जो है गुस्सा भरा पड़ा है, तो अभी इनको एक साथ मिलाएंगे तो साथ में मिल भी सकते हैं। तो अब गांधी जी जो इनके साथ डिस्कशन करने लगे कैसे हम जो है ब्रिटिश के खिलाफ एक मास लेवल पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दिखी इसको कि हम जो है मुस्लिम को हिंदूज के साथ मर्ज कर सकते हैं। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो अब कलकत्ता में सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, जिसमें इन्होंने बाकी लीडर्स को
जो है कन्विंस कर लिया कि हम जो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में और स्वराज के सपोर्ट में। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज, खुद का राज, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे हम। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई नॉन कॉपरेशन। In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। अब महात्मा गांधी जी ने अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें उसने बताया था कि ब्रिटिश रूल जो है कैसे स्टेब्लिश हो पाया है। वो हो पाया है इंडिया की कॉपरेशन की वजह से। जो इंडियंस लोग रह रहे हैं उनने कॉपरेट किया है, ठीक है। अगर उसी टाइम वो इनको इंडिया आने से रोक देते तो शायद आज हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं हो पाते। और ये आज तक जो सर्वाइव कर पाया है वो भी जो उनको सपोर्ट मिल रहा है इंडियंस का उसी के वजह से, ठीक है। क्योंकि कोई इनका अपोज कर नहीं रहा है, अगर कोई लोग करते भी अपोज तो उनको दबा देते हैं, ठीक है। तो एक यूनाइट होकर हम उनका अपोज नहीं कर पा रहे। तो अगर इंडियन जो है उनको कॉपरेट करने से मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा विद इन ईयर, साल के अंदर ही, और स्वराज जो है आ जाएगा हमारे इंडिया में। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, मतलब अब हम जो है स्टेज में चीजों को करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा जितने भी टाइटल हैं उनका हम सरेंडर कर देंगे, उनको जो है हटा देंगे अपने वहां से। मतलब ब्रिटिश जो कुछ टाइटल लेते हैं जो फेमस लोग हो जाते हैं इंडिया में, जैसे गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिलती रखी थी ब्रिटिश इंडिया ने, ठीक है। वैसे ही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइट की उपाधि दे रखी थी, टाइटल दे रखा था। तो गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को त्याग दिया, छोड़ दिया। सेकंड ने बोला कि हम ब्रिटिश जो भी गुड्स है उनका बॉयकॉट करेंगे, जितना भी सामान है, ठीक है, जो उस टाइम पे शर्ट पैंट वगैरह जो ब्रिटिश लाए थे उन्होंने कहा इनका अपोज करेंगे हम और इंडियन चीजों वापस टर्न करेंगे। नेक्स्ट फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, हम पूरा एक तरीके से इनके कोई भी ऑर्डर देंगे हम उनकी बात नहीं मानेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हिंदी बोलते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन कैंपेन लॉन्च करेंगे, ठीक है। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टोर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब 1920 के टाइम पे महात्मा गांधी और शौकत अली को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लग गया था लोगों की तरफ से। मैनी विद इन कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। बहुत सारे जो कांग्रेस के मेंबर थे इनने काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे 1920 नवंबर में, इनने मना कर दिया कि हम जो इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, एंड फियर दैट ही मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, ठीक है। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। अब सितंबर दिसंबर आते आते कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा टसल होने लगे थे, मतभेद होने लगे थे इनके बीच में आपस में। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। अब नागपुर में सेशन हुआ था हमारा दिसंबर 1920 में, तो एक कॉम्प्रोमाइज सेटल डाउन हो गया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे। तो अब कांग्रेस में ही क्यों इतना टसल चला था, क्यों जो वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे? उनको लग रहा था कि अभी हमने जो मूवमेंट चलाया था, ठीक है, उसमें हमने देख लिया कितना वॉयलेंस हुआ, कितने लोगों की जाने गई। अगर इस मूवमेंट में इतने लोगों की जान चली गई तो हमारा तो मूवमेंट फेल होते जाने लगातार, ठीक है। हमारा मूवमेंट तो नॉन वायलेंस पे चल रहा है, मगर अगर उस मूवमेंट में वॉयलेंस हो गया तो हमारे लिए बहुत जो है दुख की बात होगी। मगर फिर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ और इस मूवमेंट को हमने अडॉप्ट कर लिया। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1921 में। बहुत सारे सोशल ग्रुप जो थे इनने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। हर किसी की अपनी एस्पिरेशन थी, अपनी जो है इच्छा थी कि हमें क्या चाहिए। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। सब जो है स्वराज को चलाना चाहते थे। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। वही हमने पढ़ा कि हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब, स्वराज का मतलब अलग अलग था। द मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुई? द मूवमेंट स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई मिडिल क्लास की, सबसे ज्यादा इसमें रोल देखने को मिला। स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, टीचर रिजाइन एंड लॉयर्स गिव देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जितने भी स्टूडेंट थे इन्हें गवर्नमेंट जो स्कूल थे और कॉलेज थे उनको छोड़ दिया, टीचर ने रिजाइन कर दिया, और जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया फिलहाल के लिए, उस टाइम के लिए, ठीक है। बॉयकॉट कर दिया सब चीजों को। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास वेयर जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेटेड। जो काउंसिल इलेक्शन थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया, बहुत बहुत सारे प्रोविंसेस में, बहुत सारे राज्यों में, उसको छोड़ के मद्रास जहाँ पे जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। खाली मद्रास एक ऐसा प्रोविंस था जहाँ पे इस चीज का बॉयकॉट नहीं किया गया, काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया गया, जहाँ पे जस्टिस पार्टी जो एक पार्टी थी उसने पार्टिसिपेट कर लिया था इलेक्शन में। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अब नॉन कॉपरेशन के जो इफेक्ट आए इकोनॉमी में वो और ज्यादा ड्रामेटिक थे। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर। अब हमारे जितने भी फॉरेन गुड्स थे, ठीक है, विदेशी सामान थे, उनका बॉयकॉट करा हमने। जितने भी लिक्वर शॉप थी, शराब की दुकानें थी, उनको पिकेट किया, उनको तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। और जितने भी फॉरेन क्लॉथ थे उनका बॉन फायर बना के उनको जला दिया गया, बॉन फायर पुतला बना के उनमें कपड़े पहना के उनको जला दिया गया। बी पार्ट, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का, विदेशी कपड़ों का जो इम्पोर्ट हो रहा था वो आधा हो चुका था 1921 से 1922 तक, ठीक है। उसकी वैल्यू ड्रॉप हो चुकी थी 102 करोड़ से 57 तक करोड़ तक, मतलब जहां पे उसका इम्पोर्ट 102 करोड़ का हो रहा था वहीं अब कितना हो चुका था 57 करोड़, आधा हो चुका था। मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। जो मर्चेंट और ट्रेड जो व्यापारी थे उन्हें मना कर दिया कि हम जो है फॉरेन गुड्स का, विदेशी सामानों का व्यापार नहीं करेंगे, और जो हम लेन देन है वो भी विदेशी मुद्राओं में नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और जो हाथ से बनी हुई चीज थी उनका जो प्रोडक्शन जो है बढ़ने लग गया धीरे धीरे, ठीक है।
खादी कहते हैं, हम खादी कपड़े पहनते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया था। कॉजेज ऑफ स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट, अब मूवमेंट अच्छा चलने लग गया था, मगर रीजन क्या था, जो मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग गया था, खत्म होने लग गया था। पहला तो एक्सपेंसिव नेचर ऑफ खादी क्लॉथ। अब जो खादी कपड़ा जो आता था, ठीक है, वो महंगा बहुत होता था, ठीक है, एक्सपेंसिव होता था अमाउंट में। सेकंड, एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, और कोई दूसरा जो है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी नहीं जो इस चीज का ऑल्टरनेटिव निकाल पाए। खादी महंगा है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो हम ढूंढ सकते हैं, मगर उस टाइम पे कोई हमने ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं की थी इंडिया में। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम ड्रू into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different part of India in the years after the war। मतलब रिपेल होने लगे थे, विद्रोह होने लगे थे, हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, मगर साथ साथ में पीजन ट्राइबल जो थे, किसान जो थे, हमारा ट्राइबल ग्रुप था, जो अलग अलग पार्ट में जो है लड़ाई लड़ रहा था, रिपेल कर रहा था ब्रिटिश के खिलाफ। इन अवध पीजन वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में जो कौन लीड कर रहा था उनको लोगों को, बाबा रामचंद्र। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड फॉर, अब वहां पे मूवमेंट जो था, तालुकदार जो होते हैं हमारे, लैंड ओनर जो होते हैं, खिलाफ था। पहले तो क्यों कर रहे थे उनके खिलाफ, पहला रीजन है हाई रेंट डिमांड एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, मतलब जो रेंट था, रेंट की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे थे, और बहुत ज्यादा सेस, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस उन पे लगा रहे थे। पीसेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, किसानों को जो है बेगार पे काम करना पड़ता, बेगार मतलब बहुत ही कम अमाउंट में काम करना पड़ रहा था, और कहीं कहीं तो उनको पेमेंट भी नहीं दी जाती। बेगार का मतलब है बिना पेमेंट के काम करा रहे थे उनसे अपनी खेतों में, जो लैंडलॉर्ड थे। एज टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। अब जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, ठीक है, उनको जो है कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की, मतलब कोई उनका टाइम फिक्स नहीं था। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, मतलब उनको डेली इतना बिजी रख दिया जाता है अपनी लैंड में, ताकि कोई वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ नहीं पाए, ताकि उनके पैसे को चुका पाए, ठीक है, मतलब वो अपने ही खेतों में उनको काम करना चाहते थे। द पीजन मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेकार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। जो पीजन मूवमेंट था, किसान आंदोलन था, इसने डिमांड करी कि हम जो हमारा रेवेन्यू है उसको कम किया जाए, उसमें टैक्स लिया जा रहा है उसको कम किया जाए। अबॉलिशन ऑफ बेकार, जो बेकार सिस्टम चला रहे हैं, बिना पैसे के काम करा रहे हैं, इसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए। और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, जो जमींदार थे, जिनको दबा रहे थे, ऑपरेस कर रहे थे, उनका सोशल बॉयकॉट करने के लिए इन्होंने डिसाइड करा। नाई धोबी बांध वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन, ठीक है, जो नाई थे, धोबी थे, बार्बर थे, वॉशरमैन थे, इनने जो अपनी एक पंचायत जो ऑर्गेनाइज करी, जो भी लैंडलॉर्ड अपनी सर्विस करा रहे हैं उसको, उससे बचने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। In October 1920, the All Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and a few others। अक्टूबर 1920 में एक और किसान सभा जो है सेटअप हुई, जिसको हेड किया था, लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने, और कुछ और लोगों ने मिलकर इसको हेड किया था। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, और एक महीना होते होते इसकी 300 से ज्यादा ब्रांचेस सेटअप हो चुकी थी उस रीजन के गाँव में, ठीक है। कौन सी सभा बनी हमारी, और किसान सभा, कब बनी, अक्टूबर 1920 में। किसने लीड किया, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों ने। कितनी ब्रांचेस फैल गई थी इसकी, 300 से ज्यादा ब्रांचेस फैल गई थी। Next point, when the non-cooperation movement began in 1921, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, तो कांग्रेस चाहती थी कि जो हमारा जो है अवध पीसेंट स्ट्रगल चल रहा है, इसको इंटीग्रेट कर लें और फैलाएं वाइडर लेवल पे, ठीक है। द पीसेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। अब पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट करती थी, मगर कांग्रेस लीडर जो थे कुछ, वो इससे अनहैप्पी थे, ठीक है, वो खुश नहीं थे इससे। एज अ मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक। अब ये मूवमेंट जो है हमारा नॉन वायलेंस मूवमेंट था, मगर धीरे धीरे वायलेंस में स्प्रेड हो रहा था। 1921 में तालुकदार के घरों में अटैक कर दिया गया, मर्चेंट के घरों में अटैक कर दिया गया, बाजार लूट लिए गए, ठीक है, और जितने भी ग्रेन होते, अनाज से भरे हुए थे, स्टोर कर रखे थे, उनको चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया। In many places, local leader told peasants that Gandhi ji had declared that two taxes were to be paid and land was to be distributed among the poor। बहुत सारे लोगों में, जगहों में लोकल लीडर जो थे, उनने किसानों को बोला कि गांधी जी ने बोला है कि तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जो भी तुम्हारी जमीन थी वो गरीबों में बांट दी जाएगी। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड इंस्पिरेशन। तो अब किसी ने महात्मा गांधी जी का नाम जो है बीच में ले आए थे, ताकि जो है लोग इससे और जो है इंस्पायर हो जाए, और जो है अटैक करने लग जाए, ठीक है, मतलब इसमें महात्मा गांधी जी का नाम लाया गया बीच में। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। जो ट्राइबल पीजेंट थे, ठीक है, जो हमारे गांव के किसान थे, उनने इस मैसेज था उसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, अलग तरीके से समझा, ठीक है। इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। अब आंध्र प्रदेश में जो एक गुदेम हिल्स नाम की जगह थी, वहाँ पे जो हमारा गुरिल्ला मूवमेंट था वो स्प्रेड हो गया, ठीक है, अर्ली 1921 में। नॉट अ फॉर्मल स्ट्रगल, ये स्ट्रगल नहीं था दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ये ऐसा स्ट्रगल नहीं था जो कांग्रेस जो है अप्रूव कर दे। इट वाज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। उसको लीड कौन कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू। आपने मूवी देखी होगी RRR, ठीक है, उसमें जो हमारे जो एक एक्टर है रामचरण ने एक एक्टर निभाया है अल्लूरी सीताराम राजू का। He talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said that he was inspired by NCM and persuaded people to wear khadi and give up drinking। तो अब जो उन्होंने बोला कि हम जो है महात्मा गांधी जी की जो महानता है उससे प्रभावित हैं, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने स्टार्ट करा था उससे इंस्पायर है हम, और लोगों को ने परसुएड करा, ठीक है, मतलब इंस्पायर है कि आप जो है खादी पहनो और ड्रिंकिंग करना बंद कर दो, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non violence। मगर सेम उसी टाइम वही मानते थे कि इंडिया को लिबरेट, आजाद जो है खाली फोर्स के बल पे किया जा सकता है, वायलेंस के तौर पे किया जा सकता है,
ना कि अहिंसा के हिस्से। द रेबल्स अटैक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तो उनने जो है जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, और गोरिल्ला वॉरफेयर जो है घोषित कर दिया स्वराज अचीव करने के लिए। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड 1924 एंड ओवर टाइम बिकम अ फॉक हीरो। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनको कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया 1924 में। और टाइम के साथ साथ वो जो है फॉक हीरो बन गए, मतलब कहानियों के हीरो बन गए, वो उस कल्चर के हीरो बन गए वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो गुडियम हिल्स थी हमारे। तो अब आपके लेक्चर को होते होते 30-35 मिनट अप्रॉक्स हो चुके हैं शायद, और आपकी हालत ऐसी होगी, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि लेक्चर खत्म होने वाला है, मगर अभी तो लेक्चर आपका आधा ही हुआ है, अभी और बहुत टॉपिक आपके बचे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वराज इन द प्लांटेशन। वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। अब वर्कर को जो थी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी महात्मा गांधी के लिए, और जो स्वराज का हमने जो नारा दिया था उसके लिए। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। अब जो असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब बन चुका था कि हम जो है जो कन्फाइंड स्पेस है, जो इनके लिए स्पेस डिसाइड कर रखा है, उससे हम अंदर बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ पे उनको बंद करके रखा गया था। एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और इसका मतलब ये था कि जहाँ से वो आए जिस गांव से, वहां से वो लिंक जो अपना कनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा वहां जा सकते हैं, ठीक है। Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission. अब 1859 में एक इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था प्लांटेशन वर्कर के लिए, जिसमें उनको टी गार्डन से बिना परमिशन के लिए छोड़ने की इजाजत नहीं थी, मतलब बिना परमिशन के उसको छोड़ के नहीं जा सकते थे, ठीक है, मतलब एक तरह से उनको बांध कर रख लिया वहाँ पे, उन्हें गुलाम बना कर रख लिया था। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड द अथॉरिटीज। मतलब अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हजारों वर्कर ने जो इसके खिलाफ जो अथॉरिटीज को बोला, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। प्लांटेशन को छोड़ के अपने घर की तरफ चल पड़े। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर डेस्टिनेशन। उनको ये विश्वास था कि गांधी राज जो है आ रहा है और हर किसी को अपनी जमीन जो है उनके घर में मिल जाएगी। The vision of these movements were not defined by the Congress. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. तो अब जो इस मूवमेंट के जो विजन थे, ठीक है, जो सोच रहे थे मूवमेंट, वो कांग्रेस के प्रोग्राम में ढंग से डिफाइन नहीं थे, लोगों को डिफाइन नहीं कर रखे थे। उन्होंने इंटरप्रेट करता ये समझाया था कि जो स्वराज टर्म है उनके खुद के जो है हिसाब से क्या थी, वो चाहते थे कि जो भी सफरिंग हो रही है, जो भी लोग ट्रबल फेस कर रहे हैं, वो एक टाइम पे आते आते खत्म हो जाए। Yet when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation. तो जब ट्राइबल जब चैंट कर रहे थे, ठीक है, जब नारा लगाते जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, गांधी का नाम ले रहे थे, स्लोगन रेस कर रहे थे, डिमांड करते स्वतंत्र भारत की, तो वो इमोशनली जो है पूरे इंडिया एजिटेशन को उससे अटैच कर रहे थे, ठीक है, रिलेट कर रहे थे। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limit of their immediate locality. मतलब जब वो महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे या फिर अपनी मूवमेंट को कांग्रेस के साथ लिंक कर रहे थे, तो वो ये आइडेंटिफाई कर रहे थे अपनी मूवमेंट को कि वो उनके लोकेलिटी से बाहर भी मूवमेंट उनकी स्प्रेड हो रही है, ठीक है, मतलब उनके लोकेलिटी तक ये खाली सीमित नहीं, असम तक सीमित नहीं, ये पूरी जो है इंडिया में फैल चुकी है, स्प्रेड आउट हो चुकी है। अब जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए असम में फ्रीडम का मतलब क्या था, ये हमने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। वो कैसे लॉन्च हुआ? In Feb 1922, Mahatma Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. अब फरवरी 1922 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो हमारा मूवमेंट है ये धीरे धीरे वायलेंस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और जो सत्याग्रही है उनको सबसे पहले ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो रेडी हो सके कि मास स्ट्रगल होता क्या है एक मास लेवल पे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे एक जो है इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, और वहाँ पे पुलिस जितने भी पुलिसमैन थे उनको जला दिया था, जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी जी बोला कि ये जो हमारा मूवमेंट है ये वायलेंस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो इनने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास इन 1923 विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में कांग्रेस के अंदर ही, ताकि हम जो काउंसिल पॉलिटिक्स को रिटर्न करने के लिए बहस कर सके, आर्ग्यू करने के लिए। बट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। मतलब अब जैसे जो जवाहरलाल नेहरू हमारे लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस लीडर थे, उनने जो है कहा कि हम जो और रेडिकल अमाउंट में एजिटेशन करेंगे, मतलब और हम मूवमेंट लानी चाहिए फुल आज़ादी के लिए, हमारी फुल इंडिपेंडेंस के लिए। टू फैक्टर अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s। द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन हो चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। जो हमारे एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो 1926 से गिरने शुरू हो चुके थे, मगर 1930 आते आते पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, कोलैप्स हो चुके थे। पीसेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। अब जो किसान थे उनको बहुत मुश्किल आई अपनी फसल को बेचने में और अपने जो रेवेन्यू था उसको पे करने में। बाय 1930 द कंट्री वाज इन टर्मोइल। 1930 आते थे कंट्री जो टर्मोइल में आ चुकी थी, मतलब एक तरीके से ऐसी हालत में आ चुकी थी कि वो कुछ भी ना किसी को पैसा दे सकती है, ना किसी उनके पास पैसा आ सकता है, ठीक है। द साइमन कमीशन वाज सेट अप इन रिस्पांस टू द नेशनलिस्ट डिमांड। अब नेशनलिस्ट के डिमांड पे एक साइमन कमीशन बैठाई गई, ठीक है, बनाई गई। इट वाज टुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ये
क्यों बनाई गई? ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसको देख सके, फंक्शनिंग कर सके उसकी, और जितने भी चेंजेस है उसको सजेस्ट कर सके। द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब इस कमीशन में सबसे जो खराब बात लगी वो क्या लगी कि इस कमीशन में कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर को नहीं लिया गया था। When the commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon." तो जब इस कमीशन को 1928 में इंडिया लाया गया तो इसका स्वागत कैसे हुआ? इसका स्वागत हुआ एक नारे के द्वारा, स्लोगन के द्वारा, "गो बैक साइमन", साइमन वापस जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को इसको पसंद नहीं आया, कि क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन में। तो लोगों को लगा कि इसने इंडियन लोगों को क्यों नहीं रखा हो, क्योंकि हमारे बेनिफिट की बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हमें दबाने के लिए, हमारे प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात कर रहे होंगे। तो सारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। ठीक है, इन एफर्ट टू विन इंडिया द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। अब ब्रिटिश को लगने लगा कि हमारे खिलाफ इतना विद्रोह बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने जो एक तरीके से लॉलीपॉप देना चाहिए इंडिया को। ठीक है, कि आपको डोमिनियन स्टेटस हम देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आपका डोमिनियंस होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका डोमिनियंस होगा, मगर आपको चीजें हमारे अंडर में करनी पड़ेंगी। जो हम बोलेंगे वो करोगे आप, हम दिखाएंगे आपको सामने, मगर करोगे क्या आप? जो हम कहेंगे आपको। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फ्यूचर में हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, आरटीसी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो उस टाइम पे जो वॉइस रहता है हमारा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड तो वैसे क्या नाम, क्या ठीक नहीं है, लॉर्ड तो इनको बुला ही सकते हैं। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, मगर कांग्रेस लीडर से सेटिस्फाई नहीं हुए। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब दिसंबर 1929 आते आते जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस, लाहौर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, इनने फॉर्मलाइज करा कि हम जो है, अब हमें ये आपका लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1930 को हम जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और लोग जो शपथ लेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। कब किया इन्होंने डिक्लेयर? 26 जनवरी 1930 को अपना जो है हम आजादी दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस मनाएंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमने डिसाइड कर लिया था कि 26 जनवरी को हम हमारा इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, तो इससे जो थोड़ा और अटेंशन जो है लोगों का अट्रैक्ट होने लग गया था इसकी तरफ। तो महात्मा गांधी जी ने एक तरीका निकाला कि हम जो है एवरीडे लाइफ से, हमारी जो दैनिक जो रोज की जिंदगी हमारी, उससे जो एक आइडिया हम कैसे निकाल सके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आजादी के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने जो है नमक को, सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना कि जो है हर किसी पर्सन को पूरे नेशन से यूनाइट कर सकता है, इकट्ठा ला सकता है। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। अब नमक ऐसी चीज है जिसको एक अमीर आदमी भी खाता है, एक गरीब आदमी भी खाता है। ठीक है, और खाने में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है। नमक के बिना तुम खाना खाओगे, तुम खा सकते हो नमक के बिना? एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, मगर नमक के बिना पूरी जो हमारी डेली लाइफ है वो चली नहीं पाएगी। ठीक है, उसको अमीर भी नमक खाता है, गरीब भी नमक खाता है। तो टैक्स होता है सॉल्ट पे, नमक पे, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, और इंडियन को सॉल्ट प्रोड्यूस करने से मना कर रखा कि सॉल्ट तुम हमारे बनाए हुआ खाओगे, क्योंकि टैक्स सबसे ज्यादा लगाते हैं, और तुम अपना सॉल्ट खुद से बना भी नहीं सकते हो। On 31 January 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demand of general interest as well as specific interest of different classes. तो अब 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को, जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी। ठीक है, जिसमें से एक डिमांड क्या थी? उन्होंने सॉल्ट लॉ की डिमांड भी थी। इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। तो एक अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि अगर आपने 11 मार्च तक हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देगी आपके खिलाफ। As Irwin was not willing to negotiate, Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. तो अब क्योंकि इरविन इन डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं था, नेगोशिएट कर रहा था, मना ही कर रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने अपने फेमस सॉल्ट मार्च को चालू किया अपने 78 वॉलंटियर के साथ। 78 लोग जो उनके साथ जुड़े, और ये जो उन्होंने कैंपेन किया 240 माइल्स जो है दूर था। ठीक है, गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहां से जो कोस्टल टाउन था दांडी का, मतलब ये जो कैंपेन ने लॉन्च किया साबरमती से दांडी तक लॉन्च किया, जो 240 माइल्स इसकी डिस्टेंस थी, और इसको कंप्लीट करने में उनको 24 डेज लग गए थे। ठीक है, और हजारों लोग जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े, जिसमें उनने, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे उनको स्वराज का मतलब बताया, और उनसे निवेदन किया कि आप जो है ब्रिटिश के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़े। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, 24वें दिन 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, और सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, उसको तोड़ दिया, खुद से जो है नमक के पानी से नमक को मैन्युफैक्चर करके, प्रोड्यूस करके, उबाल के उसको। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हमारी शुरुआत होती है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था एकदम। तो अब लोगों को ये नहीं बोलेगा कि आप कॉपरेशन को जो है मना करो कुछ भी चीज करने से, बल्कि ये बोलेगा कि आप अब हमें कॉलोनियल रूल को जड़ से खत्म करना है बिल्कुल। ठीक है, इनको यहाँ से इंडिया से निकाल के फेंकना बाहर। 1000 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अब गांधी जी को देखा देखी हर पार्ट में इंडिया के हमारे सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, 1000 लोगों ने तोड़ा इसको, अपना नमक बनाया, और गवर्नमेंट के सामने अपने नमक की फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड। जैसे मूवमेंट फैला, फॉरेन विदेशी कपड़ों को जो है बॉयकॉट कर दिया गया, शराब की दुकानों को जो है तोड़ दिया गया, लूट लिया गया। पीजेंट ने जो है रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स जो है देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया, जितने भी गांव में जितने कर्मचारी काम करते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और बहुत सारी जगह थी, ठीक है, जंगल के जो लोग थे, फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट लोग को भी तोड़ दिया, कि रिजर्व फॉरेस्ट में हम जो है, गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार ने क्या रखा था कि आप जो है जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे जाके लकड़ियाँ नहीं ले सकते हो, अपने जानवरों को चराने सकते हो। तो उन्होंने क्या करा, इस लॉ को भी तोड़ दिया, वहाँ पे जाके लकड़ियाँ काटी, और अपने जो पशु थे उनको चराया, वहाँ पे ग्रेज कराया।
तो अब आपको ये जितनी भी डेट्स मैं बता रखी है ना इस स्लाइड में हमने, वो सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन है तो इन डेट्स के साथ आपको जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब आपको डेट याद करने की बात है तो आपकी हालत ऐसी हो चुकी होगी, ठीक है ना। हाँ, कि मेरा तो लाइफ इतना खराब हो गया है। ये डेट्स याद करनी आपको कंपलसरी है। हिस्ट्री का मतलब ही क्या है? हिस्ट्री का मतलब ये है कि डेट्स को लर्न करना है। डेट्स को आप लर्न नहीं करोगे तो आपको इंसिडेंट याद नहीं हो पाएंगे। मानता हूँ कि डेट्स को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर उसको याद करे बिना आपकी हिस्ट्री चल नहीं सकती है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा उसको याद करने की। अगर आप चाहेंगे तो मैं जो भी हर डेट में इंसिडेंट हुए हैं उनकी एक अलग से जो है स्लाइड या पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे ग्रुप में। वरीड बाय द डेवलपमेंट द गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। अब डेवलपमेंट से जो है परेशान हो चुके थे तो इनने क्या करा, धीरे धीरे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्लैश होने लग गए बहुत सारी जगहों में, वायलेंट क्लैश, मतलब हाथापाई होने लग गई, ठीक है, हिंसा होने लगी। अब फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब इसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो डर चुकी थी पूरी तरीके से, वो ब्रूटल रिप्रेशन में आ गई। मतलब उन्होंने सोचा अब मार के ही इनको जो है चुप कराया जा सकता है। पीसफुल सत्याग्रह इस बार अटैक, जो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे उन पर अटैक किया गया। वुमेन, औरतों और बच्चों को पीटा गया और कम से कम 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसी सिचुएशन में गांधी जी को दोबारा से मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा, बंद करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने एक पैक्ट साइन करा इवनिंग के साथ, जो हमारे वॉइस रहता उस टाइम पे, 5 मार्च 1931 को। उसके अकॉर्डिंग गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बजाय उन्होंने क्या बोला कि हम जितने भी प्रिजन में जितने भी लोग हमने लीडर को अरेस्ट किया उसको छोड़ देंगे अगर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टिसिपेट करोगे तो। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो 1931 दिसंबर में गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस के लंदन गए, मगर नेगोशिएशन वहाँ पे भी हुए, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेशन वहाँ पे भी नहीं हुई। ब्रिटिश इंडिया की चीजों को मानने को तैयार नहीं था और इंडिया जो ब्रिटिश पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं था। तो डिसअपॉइंटमेंट में वापस आ गए वहाँ से लंदन से इंडिया। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, लीडर वन इन जेल। तो जैसे वो इंडिया आए उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट जो दोबारा से इंडिया को दबाने का नई तरीका अपनाने लग गई है। लीडर अभी भी जेल में थे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पार्टी जो है इलीगल है, मतलब सरकार के खिलाफ ही चीजें करनी है। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट। और बहुत सारे तरीके अपनाए गए ताकि मीटिंग ना हो पाए कांग्रेस की, ठीक है, बॉयकॉट ना कर पाए लोग, विद्रोह ना कर पाए इनके खिलाफ। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करा, रिलॉन्च करने की ठानी। 1 साल के लिए मूवमेंट चला, मगर 1934 आते आते दोबारा से इसका मोमेंटम खत्म हो गया। हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जो जितने पार्टिसिपेट किया उसने मूवमेंट को किस तरीके से देखा। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो हमने पढ़ा कि जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन हर पर्सन का अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ यूपी वर एक्टिव इन द मूवमेंट। पूरे कंट्री में जो रिच पीजेंट कम्युनिटी थी, अमीर जो किसान थे, जैसे गुजरात के पाटीदार हो गए, यूपी के जाट हो गए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव थे मूवमेंट में। दे वर एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज, ठीक है। सबसे ज्यादा वो सपोर्टर थे, एंथुसियास्टिक सपोर्टर थे सीडीएम के। अपनी कमिटियों ने ऑर्गेनाइज करी एट टाइम फोर्सिंग इलेक्टेड मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो उस टाइम जो स्वराज के लिए उनकी जो लड़ाई थी वो थी जो हाई रेवेन्यू उनको देने पड़े थे, टैक्सेस देने पड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, निराशा उनको तब हुई जब इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया 1931 में, बिना रेवेन्यू रेट को जो रिवाइज करे। रेवेन्यू रेट में कोई चेंज, मतलब उस लॉ को कोई चेंज नहीं होता। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो जब इस मूवमेंट को दोबारा से 1932 में रीस्टार्ट किया गया, रीलॉन्च किया गया, तो उनमें से बहुत से लोगों ने इससे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि जब पहले मूवमेंट में हमारे उनको इस चीज का जो है बेनिफिट नहीं मिला तो हम अगली बारी में इसका जो है साथ क्यों दें। द पुअर पीजेंट्री वर स्मॉल टेनेंट कल्टिवेटिंग लैंड, दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब जो छोटे किसान थे, ठीक है, जो छोटे किराएदार थे, जो अपनी छोटी छोटी लैंड में जो है खेती कर रहे थे, जो उनने जमींदार से रेंट पे ले रखी थी, तो अपना रेंट चुका पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी लिमिटेड। वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, उनका जो बाकी बचाया हुआ रेंट है बकाया, उसको माफ कर दे। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। अब उन्होंने बहुत सारे जो है मूवमेंट को ज्वाइन करा जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चला रहे थे। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। अब कांग्रेस जो थी वो इस चीज का साथ नहीं देना चाहती बहुत जगहों पे कि नो रेंट कैंपेन की किराया माफ कर दो उनका, ठीक है, जो उन्हें भरा नहीं है, इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी कांग्रेस। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो इस वजह से क्या हुआ, जो लोगों के बीच में, गरीब किसानों के बीच में, कांग्रेस के बीच में जो रिलेशन थे वो बिगड़ने लगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडियन मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे और जो इंडस्ट्रीज थे, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ और वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए, क्योंकि उस टाइम पे जो है व्यापार के दर से उधर लेन देन हो रहा था बहुत ज्यादा। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। तो अब क्या हुआ, जो पावरफुल बन गए तो जो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ला रखी थी उनके खिलाफ वो रिएक्ट करने लग गए, ठीक है, क्योंकि वो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज में उनको बाधा डाल रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import। मतलब वो चाहते थे कि एक तरीके से प्रोटेक्शन लगाई जाए जो भी हम सामान जो है फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the India Chamber of Commerce and Industries। तो बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की बनाई 1927 में, ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है।
पहले क्या बनाई, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विच इज नोन एज फिक्की, ये कब बनाई, 1927 में। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, तो उनने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और ये बोल दिया कि हम जो है ना ही खरीदेंगे ना ही बेचेंगे इंपोर्टेड गुड्स को। दे केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टेंट। तो वो स्वराज को किस तरीके से देखते हैं, वो देख रहे थे कि अगर स्वराज आ गए तो हमें क्या चीज़ों से बेनिफिट होगा कि हमें जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन से बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, हमारे बिजनेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हम आसानी से इधर से उधर अपने ट्रेड कर पाएंगे और हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से फ्लरिश हो पाएगा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ आरटीसी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे लंदन, उसके फेल होने के बाद दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। तो जब आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो उनको जो है डर लगने लग गया कि हमारे जो बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रिटिश के खिलाफ एक्शन लेगी, एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, जो नए लोग आ रहे हैं कांग्रेस में, ठीक है, उनमें भी सोशलिज्म की भावना को ग्रो करना चाहते हैं वो। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएम इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। जब जो इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास था उनने ज्यादातर उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, मगर नागपुर रीजन को छोड़ के बाकी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। नागपुर रीजन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनने फिर भी पार्टिसिपेट किया था। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस वर्क स्टेट अलूफ, मतलब कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये कांग्रेस थोड़े क्लोज आते थे, तो इन वर्कर ने जो है इनके साथ जुड़ के काम करा। बट इन स्पाइट ऑफ इट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। तो कुछ वर्कर ने जो है पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, जो गांधी जी के प्रोग्राम से जो आइडियाज थे उनको अडॉप्ट करके, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो किस चीज के खिलाफ बॉयकॉट के लिए पार्टिसिपेट किया, जो फॉरेन गुड्स थे उसके खिलाफ बॉयकॉट के लिए, ठीक है, और जो लो वेजेस थे, पैसा उनको जो कम मिल रहा था, और जो पुअर वर्किंग कंडीशन थी, जिस कंडीशन में रहकर उनको काम करना पड़ रहा था। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। मगर जो कांग्रेस थी वो आनाकानी कर रही थी कि हम वर्कर की डिमांड को अपने प्रोग्राम में, स्ट्रगल के प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रीज एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। मतलब तो इस टाइम पे ऐसा लगने लग गया कि इंडस्ट्रीज और इनको जो है अलग किया जा रहा है, स्ट्रगल से या स्वराज से अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अब वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सीडीएम वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है सीडीएम का हमारा वो है वुमेन का लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करना। ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। अब सॉल्ट मार्च के टाइम पे जो हमने पढ़ा, हजारों संख्या में महिलाएं आई थी गांधी जी की जो बात को सुनने के लिए कि स्वराज का असली मतलब है क्या। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, जितने भी आंदोलन हुए उसमें वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट बनाने में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और जो क्लोथ और जो लिकर शॉप में जो पिकेट की तोड़ फोड़ गई उसमें पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारी जो वुमेन थी वो जेल भी गई थी इस चक्कर में। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज एंड इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड। अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में ये वुमेन जो थी हाई कास्ट फैमिली से आती थी, और रूरल एरियाज में ये आती थी रिच पीजेंट से, मतलब अमीर जो किसान के घर थे वहां से आती थी। बूम बाय गांधी कॉल दे बिगन टू सी सर्विस टू नेशन एज अ सेकंड ड्यूटी ऑफ वुमेन। गांधी जी के कहने पे इन्हें जो है इस मूवमेंट को जो है एक तरीके से देखने लगा कि एक औरत का अधिकार है अपने देश के लिए काम करना। दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। तो अब इनका जो रोल था, इससे हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो है पोजीशन को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा दिया गया था, जैसे हम विजुअल देख सकते हैं कि अब इससे हमें लग रहा है कि मतलब वुमेन का रोल बहुत बड़ा हो गया था, मगर वुमेन की कंडीशन अभी भी बहुत लो थी मैन के कंपैरिजन में। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हार्ट, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। अब गांधी जी इस चीज से कन्विंस थे कि एक वुमेन की ड्यूटी है, गॉड की ड्यूटी है कि वो घर देखें, एक अच्छी मदर बने और एक अच्छी वाइफ बने। कांग्रेस वाज आल्सो रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब कांग्रेस भी जो है इसमें मना करती थी कि वुमेन को कोई पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी की, ठीक है। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। तो खाली उनका जो एक प्रेजेंस, सिंबॉलिक प्रेजेंस दिखाना चाहते थे कि हाँ हमारे पार्टिसिपेशन में वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही है, लोगों को दिखाने की, मगर वो चाहते नहीं थे कि किसी भी अथॉरिटी में वुमेन वहाँ पे प्लेस हो, ठीक है ना। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रोल उनको ऐसा दिखा रहा था कि हाँ उनको रोल बहुत ज्यादा है उस पार्टिसिपेशन में, मगर उनकी जो वैल्यू थी वो ना के बराबर थी। नेक्स्ट टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसकी लिमिट क्या थी, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित और अनटचेबल, जो हमारे दलित थे, ठीक है, या अनटचेबल जो थे, उनका पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड अमाउंट में था। इन 1930s द अनटचेबल हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और अप्रेस्ड। अब 1930 आते आते जो अनटचेबल थे, छुआछूत जानते होंगे आप, उनको जो है दलित बुलाने जो है शुरू कर दिया गया, उनको दबाना शुरू कर दिया गया। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। अब कांग्रेस ने इन दलितों को इग्नोर कर दिया, इनके जो कंडीशन थे इसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर हम इनके जो है पॉलिसीज को सुनेंगे तो इसकी वजह से जो सनातनीज हैं वो जो है ऑफेंड हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम जो है जो सनातनी से हिंदू थे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बट महात्मा गांधी ट्राई टू अपलिफ्ट द अनटचेबल, मगर महात्मा गांधी जी ने ट्राई करा कि हम जो है अनटचेबल को भी अपने साथ लेके चलते हैं। फॉर दैट ही कॉल्ड देम एज हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इसके लिए उन्होंने उनको हरिजन बुलाया, मतलब हरिजन मतलब हरि के सेवक, भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री टू टेंपल्स, एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक, रोड एंड स्कूल। तो उन्हें एक सत्याग्रह जो है ऑर्गेनाइज करा कि हम जो है उनको मंदिरों में एंट्री दिलवा सकें, ठीक है, पब्लिक वेल जो कुएं हैं उनमें एक्सेस दिलवा सकें, टैंक, सोलर और स्कूल में एंट्री दिलवा सकें। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या होता था कि हाई क्लास के लोगों के जो है टेंपल में नहीं जा सकते, उनके अलग से टेंपल थे, ठीक है, वेल्स यूज नहीं कर सकते, कोई यूज नहीं कर सकते थे, हाई क्लास लोग के स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, मतलब जो भी चीजें उनको अलग से अपनी यूज करनी पड़ेगी, खुद का वो जो हाई क्लास लोग हैं उनका यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगे ताकि इनको भी ये सब चीजें मिल सके।
क्लीन द टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्कर ऑफ द स्वीपर्स एंड परस्यूटेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट्स एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अब इनने जो है गांधी ने खुद से जो टॉयलेट साफ करे ताकि वो ये दिखा सके कि जो स्वीपर है हमारे, ठीक है, उनके जो काम है उसको डिग्निफाई कर सके कि कोई भी काम जो छोटा नहीं है, अगर वो ये काम करने से मतलब नहीं कि वो जो अनटचेबिलिटी में आएंगे। और अपर कास्ट को जो परसुएट करा कि अपने जो विचार है उसको बदले और इस अनटचेबिलिटी के जो पाप है उसको छोड़ दे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है, बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। मगर जो बहुत सारे जो दलित लीडर थे वो कुछ और जो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन देख रहे थे इसका, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने डिमांड करी कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मतलब जितने भी हमारे जो है इंस्टीट्यूट है उसमें रिजर्व सीट चाहिए हमें, ठीक है, शिक्षण संस्थान है उसमें रिजर्व सीट चाहिए और एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित मेंबर अलग से चुन के आए, ठीक है, मतलब एक अलग से इंस्टीट्यूट में सीट चाहिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थान में, और जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे संविधान सभाएं उनमें दलित लोगों के लिए अलग से सीट चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटीज। उनको ये लगता है दलित लीडर को कि अगर हम पॉलिटिकल पावर में आ जाएंगे तो इससे जो है उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दलित पार्टिसिपेशन इन द सीडीएम वाज लिमिटेड पार्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग। अब जो दलित लोग थे वो सीडीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, लिमिट अमाउंट कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में तो सबसे ज्यादा था, क्योंकि वहाँ पे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने क्या सोचा, हम सीडीएम को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी अलग से डिमांड रखेंगे, अगर हमारी डिमांड फॉलो करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब हम सीडीएम में उनको हेल्प करेंगे। Dr. Bhimrao Ambedkar, who organized the Dalit into Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Roundtable Conference by demanding separate electorate for Dalit, and the British government considered his demand. तो अब जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, तो उनने जो है दलित के लिए कम्युनिटी बनाई, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। अब उनका जो है महात्मा गांधी से क्लैश होने लग गया, मतलब दोनों के विचारों में मतभेद आने लग गए। सेकंड जो हमारी आर्टिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भीमराव अम्बेडकर ने डिमांड करी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलितों के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को मान लिया था, ठीक है, मगर महात्मा गांधी जी इससे खुश नहीं थे। महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन प्रोटेस्ट ऑफ इट। महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ जो है कह दिया कि हम अनशन करेंगे बिना खाए पिए। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो अब उनको लगता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है दलित के लिए, ये हमारे जो सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन है इसको जो है स्लो डाउन कर देगा, ठीक है, हमारी जो मूवमेंट चल रही है इसको स्लो डाउन कर देगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो अब हर तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी फोर्स आने लग गया अम्बेडकर जी को कि आप जो है इस मूवमेंट को वापस लो, जो आपने पूना पैक्ट साइन किया है, ठीक है, इसको वापस लो। तो इस वजह से अम्बेडकर जी को इस चीज को वापस लेना पड़ा और पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वर टू बी वोटेड इट बाय द जनरल इलेक्टोरेट। मतलब उनको रिजर्व सीट मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मगर उनको जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही वोट करना पड़ेगा, मतलब वोट उनका सेम होगा जैसे सबका होता है, ठीक है, कोई रिजर्व सीट उनको पहले से नहीं मिल जाएगी कि फिक्स है, हाँ, मतलब ये सीट इन पे रहेगी, वोट के थ्रू वहां पे आ सकते हैं। Muslim political organizations in India were also lukewarm in the response to the CDM. After the decline of NCM and Khilafat movement, a large section of Muslim felt alienated from the Congress. अब जो हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में वो भी थोड़ा जो है कांग्रेस से जो है क्या उन गुस्सा आने लगे उन कांग्रेस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में जो है लार्ज अमाउंट में मुस्लिम ने ऐसा फील किया कि हम कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं, कांग्रेस हमारे खिलाफ जो है अलग कर रही है हमें इस मूवमेंट से, आजादी से। From mid 1922 the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religion nationalist group like हिंदू महासभा। अब कांग्रेस जो थी ज्यादा एसोसिएट होने लग गई ओपनली जितने भी हिंदू रिलीजियस ग्रुप थे, जैसे हिंदू महासभा एक ग्रुप बना था उससे ज्यादा एसोसिएट होने लग गई। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फर्वर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रियॉट्स इन वेरियस सिटीज। अब इसकी वजह से क्या होने लग गया, हिंदू मुस्लिम में जो है रियॉट होने लगे, विद्रोह होने लगे, लड़ाई होने लगे हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। एवरी रियॉट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब जो गांधी जी इन दोनों कम्युनिटी को साथ में लाए थे, जब ये रियॉट होने लगे, क्लैश होने लगे इन दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आने लगे बहुत ज्यादा। Failure of the effort to negotiate between Congress and Muslim League, the important difference between the Congress and Muslim League were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. अब इसका रीजन क्या था नेगोशिएशन का, कि मुस्लिम भी अब चाहते थे कि हमारे भी जो है सीट रिजर्व हो नेशनल असेंबली में, ठीक है, तो इसको सबसे पहले लाया कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी डिमांड करके हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अगर मुस्लिम जो है सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट लेके दो जैसे दलितों को दिया आपने, एंड रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन पॉपुलेशन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। अब इसने जो है डिमांड करी कि हमें अलग से अपना जो है अपनी कंट्री चाहिए जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन जो है मुस्लिमों की हो, ठीक है, जो पाकिस्तान की डिमांड करी वो इसने करती मोहम्मद अली जिन्ना ने। Negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928 disappeared when Hindu Mahasabha strongly opposed effort at compromise. तो अब नेगोशिएशन होने लगे, जो हमारी हिंदू महासभा थी उसने इसकी जितनी पॉलिसीज थी उसका विरोध करा, जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी पॉलिसीज थी, जो उसने सेपरेट नेशन की डिमांड करी थी और जो उसने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, उसको सब चीज मना कर दी गई। स्टार्टिंग ऑफ द सीडीएम इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। अब सीडीएम स्टार्ट होते होते हर जगह जो है हर कम्युनिटी के बीच में जो है डिस्टेंस आने लग गई थी। Alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for an internet struggle. अब क्योंकि कांग्रेस से जो है अलग हो चुकी थी मुस्लिम, थोड़ा जो है डिस्टेंस आने लगे थे उनके बीच में, तो इस वजह से मुस्लिमों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इनका जो भी मूवमेंट चला था सीडीएम इस पे यूनाइट होकर वो साथ में नहीं आए। मैनी मुस्लिम लीडर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज माइनॉरिटी विद इन इंडिया। अब बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो था हमारा, उसने जो है ये लोगों में बैठा दिया कि आप जो है माइनॉरिटी हो इंडिया में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में हो तो आपके साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा, आपका शोषण होगा। तो ये
लोगों को बहला था कि हमें जो है कि सेपरेट नेशन की डिमांड करनी पड़ेगी इनसे। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजॉरिटी। लोगों को ये डर था, मुस्लिमों को ये डर था कि हमारी जो है आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान जो है वो दब जाएगी, जो हमारी हिंदू मेजॉरिटी जो हमें डोमिनेट कर लेगी, कि हमें दबा के रखेगी हिंदू मेजॉरिटी। ये डर फैला दिया था जिन्ना ने उनके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग इंडियंस व्हेन वी बिगिन टू बिलीव दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन डिस्कवरिंग सेम यूनिटी दैट बाइंड अस। तो अब नेशनलिज्म कब फैला, जब इंडियन को ये लगने लगा, ये मानने लगे कि हम जो है सेम नेशन का पार्ट है और हमारी यूनिटी जो है हम सबको बांध के रखती है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल एंड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस। तो हमारी जो बिलोंगिंग है, हम सब कहाँ से आते हैं, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमने साथ मिलके, ठीक है, और जितने हमारे कल्चर प्रोसेस हैं उन सबको अगर हम एक साथ मिलाएं तो हम यूनाइट होके हम एक साथ जुड़ के रखते हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। मतलब फिक्शन के थ्रू हमारी हिस्ट्री बताई गई, ठीक है, सॉन्ग के थ्रू, प्रिंट करके, सिंबल के थ्रू हमारी जो भी नेशनलिज्म था, इन सब में इसका बहुत बड़ा पार्ट था। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। तो हमें हमारे नेशन जो था उसको सिंबल की फॉर्म में दर्शाया गया। जैसे हमने फ्रेंच वर्जन में पढ़ा होगा कि बहुत सारे पोस्टर बनाए गए सिंबल की फॉर्म में, दिखाया गया लोगों को इंस्पायर करने के लिए। सेम ऐसे इंडिया में भी हुआ। इट हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इसने हेल्प करी जिसकी वजह से लोग जो है हमारे नेशन को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारा नेशन फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो किस टाइप का नेशन होगा। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो अब जो भारत माता की इमेज बनाई थी, ठीक है, तो इससे जो है उनको इंडिया की आइडेंटिटी का पता लगा। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम सबसे पहले लिखा, एक हाइम की तरह, ठीक है, गाने की तरह हमारी मातृभूमि को समर्पित करने के लिए। इट वॉज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और पहली बार गाया गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, जो बंगाल में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट 1906 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पिक्चर को जो है पेंट किया था, बनाया था। है पोर्ट्रेट हर एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। उन्होंने भारत माता को किस तरीके से दर्शाया था कि एक जो है सभ्य नारी के तौर पे जो काम है, शांत है, ठीक है, डिवाइन है और स्पिरिचुअल है, धार्मिक है। इन सब्सिक्वेंट ईयर भारत माता एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। और भारत माता की जो इमेज है अलग अलग सालों में अलग अलग आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। अब जो इस इमेज में जो अपनी माता के लिए जो है डिवोशन है, प्यार देख के जो है नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जागी। ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर, इनने ये वाली पेंटिंग बनाई थी भारत माता की। इसमें दिखा रखा है कि एक देवी के तौर पर भारत माता को दिखा रखा है, ठीक है, धार्मिक तौर पे। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इज ऑल्सो डेवलप थ्रू रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर। तो नेशनलिज्म का आइडिया को डिवाइव किया गया दोबारा से। इंडियन फोकलोर मतलब गाने सुना के लोगों को, जो जितने भी फोक थे हमारे फोक सॉन्ग उनको बना के। इन लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग ऑफ फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टोल्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लेजेंड। तो 19th सेंचुरी में आते आते क्या करने लगे थे, फोक टेल्स को जो है जगह जगह जाके गांव में सुनाने लग गए थे, ठीक है। वो मानते थे इट विल गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। वो मानते थे कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो पहले से आता जा रहा है हमारा, ठीक है, जो सांस्कृतिक जो हमारा कार्यक्रम है, उसको हमारे जो ब्रिटिश है उन्होंने करप्ट कर दिया, खत्म कर दिया, डैमेज कर दिया पूरी तरीके से। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। तो इन चीजों को बचा के रखना हमारे नेशनल आइडेंटिटी को नए तौर से उभरने में हेल्प करेगा। एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। और जो भी जो है गर्व की बात है हमारे लिए, हमारा कल्चर हमारे लिए गर्व की बात है, तो उसको जो है रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बेलार्ड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी जो है चीजें लिखी, राइम्स लिखे, ठीक है, पोएम्स लिखी, मिथ लिखे, तो ताकि हमारी जो फोक रिवाइवल है उसको दोबारा से जीवित किया जा सके। इन मद्रास नतेसा अस्त्री पब्लिश मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। मद्रास में हमारे जो है तमिल जो हमारे आर्टिस्ट थे, उनने, उनका नाम था नतेसा अस्त्री, उन्होंने फोक टेल्स लिखी, तमिल में कहानियां लिखी। द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, ही बिलीव दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर। वो मानते थे फोकलोर हमारा एक नेशनल लिटरेचर है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये लोगों का सबसे पसंद किया जाने वाला, विश्वास किया जाने वाला मैनिफेस्टेशन था, जिसमें लोगों के असली विचार और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो भर के आई। नेशनलिस्ट लीडर स्टार्टेड यूजिंग पॉपुलर आइकन एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिस्ट के जितने भी लीडर थे, उनको एक पॉपुलर आइकन के तौर पे देखना शुरू कर दिया गया, सिंबल के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया गया, ठीक है, और लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना को इंस्पायर करने के लिए सिंबल्स का यूज किया गया। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर फ्लैग, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग लॉन्च किया गया, जिसका कलर था रेड, ग्रीन और येलो। इसको डिजाइन किया गया, इट हैड 8 लोटस। इसमें क्या था, 8 लोटस थे। जैसे हमारे आज के फ्लैग में क्या है, अशोक चक्र बना है, उस टाइम पे 8 लोटस थे उसमें, जो दिखाते हैं हमारे जो 8 प्रोविंस है ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। और जो उसमें चांद बना था वो दिखाता है हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को। बाय 1921 गांधी जी है डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। इट वॉज अ ट्राई कलर, 3 कलर का फ्लैग था, रेड, ग्रीन और व्हाइट का, एंड हैड स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील था, चरखा था उसके अंदर। इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। जो चरखा था वो क्या दिखा रहा था, दिखा रहा था गांधीयन जो फिलोसफी है कि अपनी जो है खुद से मदद करो। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इन अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्च बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। इसको हाथ में लेके चलना, मार्च जितने भी आंदोलन करते हैं उस टाइम पे सिंबल बन चुका था, ठीक है। इससे पहले जो फ्लैग मैंने पढ़ा उसमें 3 करते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। वहाँ पे जो है चांद बना था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखा रहा था, ठीक है ना। और जो गांधी ने डिजाइन करा उसमें कौन से 3 कलर थे, रेड, व्हाइट और ग्रीन, जैसे यहाँ पे दिखा रखा, और बीच में चरखा दिखा रखा, स्पिनिंग व्हील। Another means of creating feeling of nationalism was through reinterpretation of history. Indian began feeling that to instill a sense of pride in nation through interpretation of history. मतलब हिस्ट्री को हम दोबारा से अगर हम
इंटरप्रेट करेंगे, दोबारा उसको डिकोड करेंगे, तो दोबारा से हम जो अपने सेंस ऑफ प्राइड मतलब गर्व की जो हमारी फीलिंग थी, जो गर्व की हमारे इंडिया था, उसको दोबारा से रिलॉन्च कर पाएंगे। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड द लीडर टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। अब जो हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, उनने जो है एक तरीके से लोगों को बताया कैसे हमने पास्ट के टाइम पे भी बहुत सारी जो है स्ट्रगल लड़े, ठीक है, अचीवमेंट उसमें हमें हासिल हुई, सेम ऐसे हम ब्रिटिश रूल के अंदर भी वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो माइजरेबल कंडीशन ब्रिटिश ने हमारी कर दी है। These efforts to unify people were not without problem. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. तो अब जब लोगों को जो है यूनिफाई एक साथ लाया जा रहा था बिना प्रॉब्लम के, तो जो पास्ट जो हमारा था वो हिंदू को ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा था, ठीक है, हिंदू आइकोनोग्राफी उसमें जाती, तो बाकी कम्युनिटी जो थी हमारी मुस्लिम वगैरह जो बाकी कम्युनिटी थी वो यहाँ से लेफ्ट आउट फील कर रही थी कि हम इनसे अलग है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के बारे में ज्यादा दिखा रखा था। A growing anger against the colonial rule, thus bringing together various groups and classes of Indian into a common struggle for freedom. तो अब जो गुस्सा जो उनका निकल रहा था कॉलोनियल रूल के खिलाफ, जो साथ में आए थे बहुत सारे ग्रुप, ठीक है, कॉमन स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल ग्रीवेंस इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। अब जो महात्मा गांधी के अंदर जो कांग्रेस थी उनके अंडर जो काम कर रही थी, तो उन्हें एक चैनल बनाने का ट्राई करा, एक चेन बनाने की ट्राई करी जो इस इंडिपेंडेंट मूवमेंट के खिलाफ लड़ सके, ऑर्गेनाइजेशन कर सके। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, लेक्चर यहाँ पे एंड हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर के नोट्स से पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।